हेलो गाइज, हैशटैग स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपने चैनल पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका बीएड होता है, उस बीएड में साइंस के जो भी आपके लेसन प्लान बनते हैं, चाहे वो बीएससी बीएड हो या फिर बीएड हो, कोई भी हो कोर्स हो, उसमें जो आपके बीएड की जो लेसन डायरी बनती है, उसके यहाँ पर हम लेसन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और मेरे यहाँ पर जो लेसन है, उस लेसन में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा कि इस लेसन के अंदर आपको जो मिनिएचर्स हैं उसकी भी फोटो यहाँ पर आपको मिल जाती है। ओके, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि पिछला जो वीडियो था वो सजीव विशेषताएं हम अनुकूलन वाली यूनिट हम बना रहे हैं, और इस यूनिट में हमने एक लेसन तो हमारा कर लिया था जिसमें आवास और आवास के प्रकार पढ़े थे। आज हमारा जो है वो है दूसरा लेसन, और इस दूसरे लेसन के अंदर है हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र में अनुकूलन, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ का महत्व कि विद्यार्थी मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषताओं एवं मरुस्थलीय अनुकूलन के बारे में क्या कर सकेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण की अब हम बात करते हैं। इसमें यही है, आपका लेसन का नेम लिख देंगे, तीनों टीचिंग पॉइंट लिख देंगे। तीनों टीचिंग पॉइंट है मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषताएं, जीवों में अनुकूलन और मरुस्थलीय जो है वनस्पति में अनुकूलन। पाठ के उद्देश्य की बात करते हैं। यहाँ आपके होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहला आता है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में 2 सेंटेंस बनते हैं कि विद्यार्थी मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और मरुस्थलीय क्षेत्र में अनुकूलन के विषय में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा आता है आपका अवबोध वाला आता है, विशिष्ट उद्देश्य। अवबोध में भी 2 सेंटेंस बनते हैं कि विद्यार्थी मरुस्थलीय क्षेत्र में अनुकूलन से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे और मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवों तथा वनस्पति में होने वाले अनुकूलन की भी तुलना कर सकेंगे। ज्ञान उपयोग की बात करते हैं, वही ज्ञान का उपयोग। विद्यार्थी मरुस्थलीय क्षेत्र में होने वाले अनुकूलन संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे, और विद्यार्थी अनुकूलन संबंधित ज्ञान का उपयोग अपनी उच्च कक्षाओं में उच्च अध्ययन हेतु भी कर सकेंगे। बात करते हैं हम हमारे कौशल की। कौशल में सबसे मेन चीज आती है आपकी कि बच्चे यहाँ पर क्या सीखेंगे, तो मरुस्थलीय अनुकूलन संबंधित जो भी तथ्य हैं उन तथ्यों को चार्ट बना करके समझा सकेंगे, और विद्यार्थी क्या कर सकेंगे, मरुस्थलीय अनुकूलन को मॉडल बना करके भी दर्शा सकते हैं। फिर आपका आता है शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री में 2 प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सामग्री। विशिष्ट शिक्षण सामग्री में आपके वही आते हैं जो आपकी मिनिएचर्स होते हैं, उनका नेम। तो सबसे पहले जो हमारा मिनिएचर है, उस मिनिएचर का नाम है हमारा कि जो ऊंट होता है उसका हमारा मिनिएचर है। फिर जो सेकंड वाला होता है उसमें यह है कि आपका बिल के अंदर जो मरुस्थलीय जंतु रहते हैं किस तरह से उसका, और तीसरा है आपका मरुस्थल में होने वाली वनस्पतियों में क्या पाया जाता है, आपका अनुकूलन वो कैसा होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं विधि और प्रविधि। विधि और प्रविधि 3 प्रकार की होती है, तीनों के नाम एज इट इज लिख देने हैं। पूर्वानुभव के विद्यार्थी अनुकूलन से संबंधित तथ्यों की सामान्य जानकारी रखते होंगे। प्रक्रिया में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखिए 5 प्रश्न बनाने होते हैं जिगजैग के फॉर्मेट में। हम किस देश के नागरिक हैं, भारत के। भारत में कौन से राज्य के निवासी रहते हैं, राजस्थान के। राजस्थान में धरती धोलारी किस घटक से संबंधित है, मृदा से। और ऐसा क्षेत्र जहां पर शुष्क व रेतीली मृदा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र के अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, यह हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है उद्देश्य कथन की बच्चों आज हम मरुस्थलीय क्षेत्र में होने वाले अनुकूलन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे या विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिर आता है आपका बी पॉइंट आता है प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। ठीक है, प्रक्रियात्मक व्यूह रचना में आपको अधिगम बिंदु लिखना है। सबसे पहला है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषताएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्राध्यापक का कथन आता है और विद्यार्थी क्रिया आती है। छात्राध्यापक का कथन में सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न जिनकी संख्या होती है 3, कि ऊंट किस प्रकार की सतह पर जो है आसानी से चल सकते हैं, तो किस पे, रेतीले क्षेत्र में चल सकते हैं। रेतीले शुष्कों में होने किसकी वर्षा होती है, रेतीले शुष्क क्षेत्रों में तो वर्षा की ही होती है। यहाँ पर रेतीले शुष्क क्षेत्रों में किसकी क्या होती है, कमी होती है, शायद ऐसा आएगा यहाँ पर, कमी होती है, तो वर्षा की या जल की कमी होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये आपका हो जाता है आंशिक उत्तर। फिर बात करते हैं आपका छात्राध्यापक का कथन कि कम वर्षा वाले मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल अत्यधिक या फिर बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत गर्म होते हैं दिन में, जबकि क्या होते हैं, रात में ठंडे होते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे व जंतु जो है वो भूमि पर रहते हैं। ठीक है,
फिर हम बात करेंगे कि आसपास श्वसन हेतु आसपास की वस्तुओं का उपयोग करते हैं यहाँ पर मरुस्थलीय जीव। जैसे कि ऊंट में पसीना नहीं आता, क्यों? क्योंकि उसमें जल ह्रास ही नहीं होता, यानी कि जल की कमी होती ही नहीं है, जल का वाटर लॉस नहीं होता। विद्यार्थी क्रिया की वही विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। फिर आता है आपका श्यामपर सारांश। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिनिएचर की। श्यामपर सारांश में यहाँ पर मैंने क्या करा, मरुस्थलीय क्षेत्रों की ही क्या करी, विशेषताएं आपने यहाँ पर जो है हमें लिख देनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये मिनिएचर लिया, उसमें लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत ही कम वर्षा होती है। ठीक है, और मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन में क्या होता है, बहुत ही गर्म होते हैं, जबकि रात्रि में क्या होते हैं, ये ठंडे होते हैं। बोध प्रश्न आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी बना सकते हैं। ये है मेरे दोनों बोध प्रश्न। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूसरा टीचिंग पॉइंट आता है आपका जीवों में अनुकूलन या फिर मरुस्थल में अनुकूलन किस प्रकार से पाया जाता है। सबसे पहला विकासात्मक प्रश्न, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट किस प्रकार के क्षेत्र में रहने वाला प्राणी है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवों में अनुकूलन किस प्रकार होता है? ये हो जाता है आंशिक उत्तर। फिर आता है छात्राध्यापक का कथन कि मरुस्थल में होने वाले जीव उदाहरण, जैसे कि ऊंट जो है वो ऊंट के पैर लंबे व गद्दीदार होते हैं, जिसके कारण वह आसानी से चल सकता है, और इसीलिए हम ऊंट को क्या कहते हैं बच्चों? रेगिस्तान का जहाज। ऊंट एक हफ्ते तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि इसमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा कम होती है और मल क्या होता है, शुष्क होता है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं, इसलिए यह रेत की गर्मी से क्या कहता है, दूर रहता है। इनमें जलह्रास नहीं होता तथा पसीना भी नहीं आता है। सांप, चूहे आदि क्या करते हैं, रहने के लिए बिल तथा जो है बिल का ही उपयोग करते हैं, और बिल के अंदर जाकर के ये चूहे और सांप जितने भी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जाकर के वहां पे छिप जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते समझते हैं जो भी है विद्यार्थी क्रिया। फिर हम बात करते हैं श्यामपर सारांश की, कि रेगिस्तान का जहाज ऊंट को क्या कहते हैं? ऊंट को कहते हैं, और ऊंट के पैर जो हैं लंबे व गद्दीदार होते हैं, और एक हफ्ते तक ये बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। फिर हम बात करेंगे हमारे मिनिएचर की। तो देखो, फर्स्ट वाले में मिनिएचर आपका यहाँ पेस्ट होता है, ये आपका यहाँ पेस्ट होगा। सेकंड वाले में मिनिएचर भी आपका यहाँ पर पेस्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न क्या होता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी जो है वो लिख सकते हैं। वनस्पतियों में अनुकूलन की बात करते हैं कि कुछ कांटे वाले पौधों के नाम बताइए, जैसे कि बबूल, बैंगन, थोर और कैक्टस। ये हो गया। फिर हम बात करते हैं कि कैक्टस व थोर जो है वो किस प्रकार के क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं? ये हो जाता है आंशिक उत्तर। फिर आता है छात्राध्यापक का कथन कि कैक्टस, थोर, नागफनी आदि मरुस्थल में पाए जाने वाले पादप हैं। इनमें या तो पत्तियां होती ही नहीं है या फिर बहुत ही छोटी होती हैं, और कुछ में पत्तियां क्या करती हैं, शूल यानी कि कांटों का रूप ले लेती हैं, और इनसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है तथा जल की हानि नहीं होती है, ऐसी कहते हैं। फिर आता है नागफनी के पादप में हमें जो है दिखाई देने वाला सबसे जो भाग होता है वो क्या होता है, तना होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण करता है। इनमें से तने के ऊपर मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन कम से कम होता है। विद्यार्थी क्रिया आपको है जैसी लिख देनी है, यहाँ पर भी आपको लिख देनी है, मैंने शायद लिखी नहीं है। फिर आएगा आपका ब्लैक बोर्ड समरी की मरुस्थलीय पादपों की पत्तियां होती नहीं है अथवा बहुत ही छोटी होती हैं, और इनके तनों पर जो है मोटी क्यूटिकल की परत होती हैं। फिर हम बात करते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न वही आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी बना सकते हैं। ठीक है, आपके मैटर के हिसाब से। पुनरावृत्ति प्रश्न, किस मरुस्थलीय प्राणी को पसीना नहीं आता है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? या फिर साल को रेगिस्तान सांप व चूहे जो है वो मरुस्थल में गहराई में बिल बनाकर क्यों रहते हैं? कौन सी वनस्पति में वाष्पोत्सर्जन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और नागफनी के तने पर किसकी परत जो है वो चढ़ी हुई होती है? ये प्रश्न आपके इसमें मिल जाएंगे आपको उत्तर। फिर बात करते हैं हमारे मूल्यांकन प्रश्न की। फिर यहाँ पर यह आता है कि मरुस्थलीय नहीं है, कौन सा जीव जो है वो आपका मरुस्थलीय नहीं है, और मरुस्थलीय मृदा रात में कैसी होती है? ऊंट के पैर व खालिस्तान होते हैं। मरुस्थलीय जो है वनस्पति में तने पर खालिस्तान की परत पाई जाती है, जबकि कम वर्षा में होने वाले विशेषताएं बताइए। फिर हम बात करते हैं गृह कार्य। आप गृह कार्य का क्वेश्चन दे देना, एक संदर्भ, वही एनसीईआरटी का पूरा नाम, समालोचनात्मक स्व मूल्यांकन, अपने लिए कोई भी एक गुड पॉइंट। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।